प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है उड़ीसा से और आप भी साथ साथ में इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। 7 जुलाई 2001 सुबह 3:18। जन्म स्थान है उड़ीसा, भुवनेश्वर। शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग बता दूं। इनकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि के बैठे हैं और ये दक्षिणायन में होते हैं। सूर्य मिथुन राशि के और जन्म कुंडली में बुध, गुरु और राहु के साथ। इसका अर्थ है कि धन भाव में राहु का बैठना गुरु और बुध सूर्य के साथ व्यक्ति को बुद्धिमानी से धन कमाने वाला बनाएगा। धन भी है इस कुंडली में क्योंकि धनेश धन भाव में धन के कारक के साथ। पराक्रम भी है इस कुंडली में क्योंकि पराक्रमेश पराक्रम को देख रहे हैं और मंगल स्वग्रही हैं। जन्म कुंडली में सुख भी है क्योंकि सुखेश जन्म कुंडली में सुख के कारक के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं। वृद्धि हो रही है। थोड़े बहुत असमंजस, मानसिक अव्यवस्था और अशांति का दौर इस कुंडली में रहेगा। संतान, बुद्धि, ज्ञान और युक्ति ये सब है क्योंकि चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही गुरु के साथ बैठ करके व्यक्ति को कृतज्ञता देने का काम कर रहे हैं। छठवें भाव से प्रतियोगिता, साहस, बल और धैर्य के बारे में चिंता की जाती है। इसके अधिपति लग्न में हैं। लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठेश होते हैं। लग्न में बैठे हैं भाग्य भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति के साथ। लग्नेश और दशमेश और भाग्य भाव के अधिपति के साथ संबंध इस कुंडली को एक अच्छा नेचर देगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल का बैठना, शनि का प्रभाव, सप्तमेश सप्तम में एक शुभ ग्रह की दृष्टि और जन्म कुंडली में इस भाव पे अन्य किसी पापक ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है, पर शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है। हालांकि वो भाव फिर भी बली है क्योंकि शुभ ग्रह से दृष्ट है और इस भाव का अधिपति यहाँ देख रहा है। इस वजह से दाम्पत्य और दिनचर्या ये दोनों ही अच्छे रहेंगे। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं। इस वजह से ये बढ़िया बात होगी। व्यक्ति का रिसर्च, ज्योतिषीय ज्ञान और कभी कभी बेवजह के कामों में धन खर्च करना और धन को लेकर के व्यापक दृष्टिकोण रखना, ये बड़ा ही अद्भुत संयोग बना देता है। नवम भाव में चंद्रमा का मकर राशि में बैठना और मकर राशि के अधिपति का लग्न में मित्र के साथ लग्न में बैठना, सम संख्या की राशि का लग्न में बैठना, ये व्यक्ति को थोड़ा आलसी बना सकता है। लेकिन भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, जिस राशि में बैठे हैं चंद्रमा उस भाव के अधिपति राशि के स्वामी शनिदेव लग्न में बैठ करके व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को बहुत मजबूत बना रही हैं कुंडली से। दशम भाव के अधिपति का भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति को जीवन भर सुखी और लक्ष्मीवान बना करके रखते हैं। ये व्यक्ति कभी भी किसी के पास हाथ पसारने नहीं जाता है। एकादशवें भाव के अधिपति का धन भाव में जाना महत्वाकांक्षा और साथ ही साथ उस महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का संपूर्ण योग भी देवगुरु बृहस्पति लगा देते हैं। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी रहती है। ये मैंने एक सिंहावलोकन आपके सामने लग्न का किया। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना भाग्य भाव में, ये व्यक्ति के दाम्पत्य को एक अच्छा दृष्टिकोण देता है। द्वितीय भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना दाम्पत्य में आने के बाद धन व्यय के योग बनते हैं और मेहनत करके व्यक्ति की पत्नी भी धन कमाने वाली बनती हैं। वो मतलब स्वावलंबी होती है। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जाना, ये दाम्पत्य में एक अलग तरीके का दृष्टिकोण देता है और वो दृष्टिकोण व्यापक होता है। जैसे रिसर्चर, ज्ञान को समझने की शक्ति और अद्भुत कला कौशल, सुंदरता का योग, धन को सही जगह पे खर्च करना और व्यापक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने पद पे अपने प्रतिष्ठा को बना करके रखने के लिए व्यक्ति की कुंडली में चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां आए, दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति के अनुभवों से, ग्रंथों के अध्ययन से, अपने एजुकेशन के अनुभव से व्यक्ति अपनी समस्या का हल ढूंढ लेता है, मतलब युक्ति युक्त होता है। चतुर्थ भाव में गुरु का बैठना और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना सुखी, ज्ञानी और धार्मिक बनाता है। इतना ही नहीं, विवाह में एक मजबूती देता है विवाह को लेकर के चलने के लिए। धन धान्य का सुख देता है और ससुराल में व्यक्ति को आदरणीय भी बनाता है। पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, सप्तम भाव से दृष्ट होना, प्रेम विवाह के योग। लेकिन यहाँ पे बुध के कारण
उस तरीके का कोई प्रबल योग नहीं बना है, तो एक सामान्य योग बना है। आप अगर उसे चाहते हैं तो विवाह में उतरने से पहले बहुत सावधानी से, वर्ण का दोष न लगे। गीता जी के पहले अध्याय के 18वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें श्लोक तक भगवान ने सिर्फ वर्ण संकरता पे ही बात कही है। तो हमारे नई पीढ़ी को निश्चित रूप से गीता पढ़ना चाहिए। गीता जी का अध्ययन आपकी समस्याओं का हल ही नहीं, प्रश्नों का उत्तर नहीं। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल गीता जी के पाठ करने से न मिलता हो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे ये बात मैंने कही है, वर्ण संकरता का ध्यान, प्रेम विवाह करने से पहले अपने आप को अंधा मत बनाइएगा। परिस्थितियों को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों की बातों को और अपने कुल परंपरा का विशेषतया ध्यान देना चाहिए। पंचम भाव के बारे में ये बात कही। संतान में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, हालांकि संतति का सुख है। संतति धार्मिक होगी और सहिष्णु भी होती है। नवमांसा कुंडली के 6वें भाव में उच्च के मंगल का बैठना और यहाँ पे 6वें भाव के अधिपति का स्वग्रही शनि के साथ बैठना, ये व्यक्ति के दाम्पत्य को भी, नौकरी करने वाला और सामने वाला जो पार्टनर होता है वो भी नौकरी में जाने वाला होता है। नवांश कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का बैठना, 7वें भाव के अधिपति का 7वें में बैठना, ये दाम्पत्य को बलवान और मजबूत बनाता है। वापस सप्तमेश शनि का 7वें भाव को देख लेना, विवाह में कोई भी परेशानी नहीं आने देता है। नवांश कुंडली के 8वें भाव में उच्च के शुक्र बैठे हैं, यहाँ भी स्वग्रही थे, यहाँ भी उच्च के हो रहे हैं। इस वजह से दृष्टिकोण, विवाह को साहसी बनाना, विवाह को लेकर के चलने का रिदम और साथ ही साथ भविष्य के घटने वाली घटनाओं को सूंघ लेने की क्षमता, ये 8वें भाव के शुक्र दे देते हैं। 9वें भाव में उच्च के सूर्य का बैठना व्यापक दृष्टिकोण होता है, दार्शनिकता और सात्विकता होती है। नवांश कुंडली में गुरु का, शनि का, शुक्र का और सूर्य के साथ मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है। इस वजह से विवाह के बाद वैवाहिक सुख बड़ा ही उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला भी होता है। नवांश कुंडली के 10वें भाव में स्वग्रही तो नहीं है, पर मित्र की राशि में और वर्गोत्तम होने के कारण इस व्यापक कुंडली का व्यापक परिणाम मिलना निश्चित है, क्योंकि शनि बढ़िया, गुरु अच्छे, सूर्य बढ़िया, शुक्र बढ़िया, मंगल बढ़िया। मंगल यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में स्वग्रही और यहाँ उच्च के हो गए। यहाँ शनि लग्न में बैठे थे और यहाँ वर्गोत्तम हो गए। यहाँ गुरु जो हैं वो भाव के अधिपति के साथ बैठे थे, थोड़े कमजोर थे, पर नवांसा कुंडली में वो वापस अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं और व्यक्ति को अनुभवी, सुखी और नौकरी में पद वाला भी बना रहे हैं। वहीं नवांसा कुंडली के 11वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 3य भाव में जाना थोड़ी बहुत परेशानी देता है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई संशय नहीं ही है। और 12वें भाव के अधिपति का 7वें भाव में आना, 12वें भाव के अधिपति का 7वें में आकर के लग्न को देखना, इस वजह से व्यक्ति को विदेशी कंपनी में काम और व्यापार भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अब दशमांसा कुंडली पे आते हैं। तो दशमांसा कुंडली के लग्न के अधिपति का 5वें भाव में बैठना, ये बहुत ही व्यवस्थित होता है। धन भाव के अधिपति का लाभ में बैठना, मित्र के साथ सप्तमेश का, अगर मन करे तो व्यापार स्वयं का भी किया जा सकता है। 3य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में जो शुक्र बनते हैं वो 8वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी कभी कभी दृष्टिकोण को लेकर के होता है, साहस, बल, पराक्रम और धैर्य को लेकर के होता है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आप काम को कैसे देखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको बदलने की आवश्यकता होगी। दशमांसा कुंडली के 4th भाव पे गुरु की दृष्टि और चतुर्थेश का जन्म कुंडली में उस भाव से 4th भाव में जाना, ये सुख को दिखाता है। पर इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपने मित्र के साथ बैठे हैं, तो यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ भी एक अच्छा खासा बॉन्ड बनाते हैं और बहुत अच्छे ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, मतलब पार्टनरशिप में भी व्यापार के योग बने हैं। यहाँ 5वें भाव के अधिपति का 11वें 12वें भाव में जाना और सूर्य का बैठना, ये ठीक होगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा के साथ राहु संघर्ष दिखा रहे हैं। शनि के साथ बुध को थोड़े बहुत पीड़ित भी कर रहे हैं, क्योंकि बुध पापक ग्रह के साथ जा रहे हैं। इस वजह से उन पे थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है, या उसमें थोड़ी जो है वो खुरदरापन की स्थिति बनेगी, मतलब बुध की दशा में हमें लाभ की स्थिति थोड़ी कमजोर सी दिखाई दे रही है। हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। 6वें और 7वें भाव के अधिपति होकर के शनिदेव जा करके 11वें भाव में बैठे हैं। ये कभी कभी व्यक्ति के कारोबार में पैसे का नुकसान भी दिखाते हैं और व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझने के कारण उसमें एक कष्ट वाली स्थिति में भी लेके जाते हैं। 8वें भाव में उच्च के शुक्र का बैठना व्यापार को लेकर के जो उसका रिसर्च है और उसमें जो उसका अनुभव है, या कारोबार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने जो है वो नौकरी को लेकर के जो उसका रिसर्च है वो बड़ा ही डीप है और अच्छा है।
नवम भाव के अधिपति का पंचम लग्न सप्तम को बैठ करके लग्न को देखना ये अच्छी बात होगी। ये व्यापार के भाग्य, बड़ों का आशीर्वाद आदि दिखाती हैं चीजें। दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये एक तरीके से आपके कारोबार को हैंडल करने के लिए ये कहता है कि ऊर्जा की आवश्यकता है, पराक्रम करने की आवश्यकता है, और व्यापार में कभी कभी छोटी मोटे नुकसान के योग भी बनाते हैं। हालांकि शुक्र ठीक बैठे हैं, इस कारण से मैं उन्हें नुकसान में ज्यादा नहीं कहूँगा। एकादशवें भाव में बुध और शनि का बैठना एक अच्छा संबंध बनाएगा और बुध के प्रभावों को कमजोर करेगा। हालांकि शनि को वहां कोई विशेष असर नहीं होने वाला है। 12वें भाव में उच्च के गुरु का बैठना व्यक्ति के विदेशी संपर्क, बाहर का काम और एक अच्छी खासी संपत्ति व्यापार के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से व्यक्ति इकट्ठा करता हुआ देखा जाता है। ये लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली है। अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ। जहां वर्षा ऋतु में जन्म होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और कृष्ण पक्ष के जन्म होने से व्यक्ति की वाणी कठोर और कई बार बार अपने निर्णय को बदलने वाला और बार चीजों को न समझ करके एक ही भूल करने वाला होता है। मतलब गलतियां रिपीटेशन में होती हैं। द्वितीय तिथि के चंद्रमा कृष्ण पक्ष के शुभग्रह होते हैं। इस वजह से धन व्यक्ति के पास रेगुलर आए, ऐसे किसी आमदनी को के जरिए को ढूंढना चाहिए जहां से रेगुलर इनकम आए। ये बात है। कोई ऐसा काम न करे जिससे लगातार आपके पास धन ना आता हो, लगातार धन आए, इसकी जुगत लगाइए। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठे हैं, ये बढ़िया है। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अधिपति जो देवता हैं, वस्तुतः इसके जो स्वामी हैं वो विश्वदेव होते हैं, विश्वदेवो। तो हमें अगर बन पड़े तो कपास की जड़ को 4 गुना करके, मतलब चौहरा करके, रविवार के दिन ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करके कम से कम 5000-7000 बार, और इस मंत्र से इस जो कपास की जड़ है उसको अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेनी चाहिए। अगर बन पड़े तो अपने घर में पारिजात का पुष्प अवश्य लगाना चाहिए और नीला कमल ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ लगातार पढ़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए और अपनी शुचिता को बनाए रखने के लिए अपने शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने आप को आलस्य से मुक्त रखने की भी आवश्यकता इस कुंडली में है। इस कुंडली को हठी नहीं होना है, पाप नहीं करना है, मांसाहार नहीं खाना है, घी का दीपक भगवान सूर्य को दिखाना है, घी का दीपक भगवान सूर्य को दिखाना है। साथ ही साथ लाल चंदन की माला स्वयं भी धारण करना है। वृष लग्न की कुंडली के लिए सूर्यदेव सुखेश होते हैं, बहुत अच्छा है। मंगल देव इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। साथ ही साथ बुध देव इस कुंडली के लिए योग कारक और राजयोग बनाने वाले ग्रह बनते हैं। शनि देव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होने के कारण महानतम ग्रह की रूप में उपस्थित करते हैं। गुरुदेव इस कुंडली के लिए अष्टमेश के साथ एकादशवें भाव के अधिपति होने के कारण शुभग्रह होने के बावजूद इस कुंडली के लिए पापी ग्रह की भूमिका में चले जाते हैं। इस कारण से व्यक्ति थोड़ा लालची, हठी, जिद्दी, गुस्सैल, क्रोधी और कामी होने के साथ साथ दूसरों के चीजों पे अपनी दृष्टि जमा करके रखने वाला बगुला भगत होता है। चालू, चालबाज, चंचल और चालाक होता है। आइए अब आपको इस कुंडली के तीसरे पक्ष पे लेके आता हूँ। यहाँ केंद्र में स्थिर राशि बनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब केंद्र में स्थिर राशियाँ जब बनी हो तो इसे मूसल योग कहते हैं और ये व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला बनाता है। मतलब बुद्धि में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है और इसका फ़ायदा ये होगा कि व्यक्ति की निद्रा अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ इसकी दिनचर्या अच्छी हो जाती है और उसके साथ साथ करियर ठीक हो जाता है। पिता का प्रभाव, माता और पिता के बीच का संबंध, जन्म लेने के बाद पिता का भाग्य लाभ, माता के स्वास्थ्य में लाभ और स्वयं भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से जीने वाला होता है। जीवन में जो चंद्रमा उत्तराषाढ़ के बैठे हैं उसके आधार पे 35वें वर्ष के बाद एक अतिरिक्त धन लाभ के योग बनते हैं और व्यक्ति के जीवन में नए नए मित्रों का सदैव ही आगमन होता रहता है। नए लोगों से मिलना, नई चीज़ों को समझना, थोड़ा आलसी जरूर होगा पर थोड़ा असंतोषी भी होता है,
लग्न में शनि और शुक्र दो परम मित्र बैठे हैं, स्थिर राशि में बैठे हैं, वहाँ भाव बलवान है क्योंकि भाव लग्न भाव बली है। लग्न जो बना है वो 23 डिग्री का बना है, मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है लग्न। इस वजह से व्यक्ति के पास ऊर्जा है। मृगशिरा नक्षत्र का लग्न बना, लग्नेश जन्म कुंडली में लग्न में, और लग्न पे मंगल की दृष्टि, चंद्रमा भाग्य भाव को बली कर रहे हैं। अब परेशानी क्या है कि चंद्रमा और शनि एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। ये कई बार संतान से संबंधित बाधाएं जीवन में देने का काम करता है। चंद्रमा से शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। आमतौर पे आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ आप लोगों को कि ज्योतिष में हम लोग जैसे जैसे इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे इस विज्ञान की ना जो एक स्थिति है वो बड़ी ही डिप्रेस हो रही है। या ये कह सकते हैं कि नए ज़माने में नए लोग जो हैं वो इसको, मैं भी नया हूँ, पर अपने रिसर्च को, अपने आप को कुछ नया बताने के लिए इस विज्ञान के साथ बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं, है ना। इस विषय के साथ बड़ा छेड़छाड़ हो जाता है और उसका खामियाजा इसके उसी आचार्य को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है तब ज्योतिष जैसे विषय से उठता और हटता चला जाता है। जैसे किसी एक लौकिक आचार्य ने कोई एक सिद्धांत बना दिया जिसमें उनका एक अपना अनुभव था और वो अनुभव बाकी लोगों पे लागू नहीं होता है। जैसे भृगु संहिता में जितने लोग हैं, जितने लग्न उतनी कुंडलियाँ, जितने भाव उतनी कुंडलियाँ, जितने भावेश उतनी कुंडलियाँ। मतलब अगर 7 अरब जनसंख्या है तो 7 अरब कुंडलियाँ भृगु संहिता में बनी हैं, ऐसा है। दूसरी बात कि अगर कोई एक ऐसा लौकिक आचार्य होता है जो अपने अनुभव से कोई एक बात सिद्ध कर देता है, लेकिन वो बात पूरी कुंडली पे लागू नहीं होती है, पूरे जन समुदाय पे या पूरे ज्योतिष शास्त्र में उसको प्रामाणिकता नहीं मिलती है। वही बात अगर वो किसी व्यक्ति को कहता है और जब उसके जीवन में वो घटित नहीं होती है तो फिर उस व्यक्ति का विश्वास ज्योतिष जैसे विषय से हट जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर है। वो उसकी जानकारी ज्योतिष जैसे विषय की उसके पास तो गंभीरता से है नहीं। पर लौकिक आचार्यों की एक यही समस्या कई बार हो जाती है कि वो अपना अनुभव उसमें जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरीके से आज के जितने भी ज्योतिषगण हैं, जो नए हैं, इंटरनेट पे हैं, या जो कुछ अपना अलग एक मुकाम बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर उसमें कई बार वो ज्योतिष की सीमाओं का वो जो है वो उल्लंघन कर देते हैं और उसकी समिति को, उसकी जो परिमिति है, जो उसका जो क्षेत्र है, उसको तोड़ करके कुछ अपने नाम पे कुछ नया बताने के चक्कर में, व्यूज़ पाने के चक्कर में, अपने आप को अलग तरीके से स्थापित करने के चक्कर में हम उसी विषय के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसके कारण ये विषय प्रदूषित हो जाता है। आप लोगों को ये बात बहुत गंभीरता से समझनी होगी। मेरे दर्शक बड़े छोटे हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी बात लोगों तक पहुँचती नहीं है। पर मैं इस विषय को आपको गंभीरता से कहूँ तो इस विषय में संशोधन होते 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 कई बार ये इतना विकृत हो गया कि अपने मूल बिंदु से काफ़ी ये बिल्कुल ही अलग सा हो गया है। हमारे पूर्वाचार्यों ने इसको बहुत ही मजबूत बना के रखा था, पर बाद के आचार्यों ने उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब के जितने आचार्य हैं वो अपने नाम पे कई बार इस विषय को एक नई दिशा देने के चक्कर में इसका स्वरूप बिगाड़ देते हैं। ये बहुत गंभीरता से समझने की बारी है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे, अब मैं विषयांतर हो गया था, मुझे याद नहीं मैं क्या बोल रहा था, पर यहाँ पे कुछ तो बोल रहा था, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं ये बात कह रहा था कि केंद्र में स्थिर राशियाँ बनी हैं तो ये मुसल योग बनता है, जिसमें व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है और एक जगह पे स्थिर होकर के धन कमाए तो ज़्यादा बढ़िया है। धन कमाने के लिए उत्तर दिशा का भी ध्यान रखा जा सकता है। साथ ही साथ इस कुंडली में विवाह अगर हो तो उत्तर पश्चिम दिशा में विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इस कुंडली में धन कमाने के लिए उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में धन कमाने के लिए विवाह अगर हो तो वृष राशि की जातिकाओं से, मकर राशि की जातिकाओं से और वृष और मकर की जातिकाओं से विवाह होना बहुत बढ़िया। अब मैं भटक गया, मुझे याद ही नहीं मैं क्या बोल रहा था, याद ही नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, लाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इतनी बातें बताई मैंने। इस कुंडली में धन भाव पे बलवान होने का योग लगा है। लग्न में शुक्र और शनि लग्न को बलवान बना रहे हैं। लग्न 23 डिग्री का अनुभवी है
और लग्न पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति को ऊर्जा, साहस और बलवान बनाएगी। भाग्य भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में, ये सारी बातें मैंने कही हैं। अब मूल विषय पे और भी आपको लेके आऊं तो इस कुंडली में अंक 5 अच्छा रहेगा। अब इसी पे मैं आपको बात बताऊं कि अंक 5 हमारे आचार्य ने बताई। अब इसको आज के जो आचार्य हैं वो आपको इसके मोबाइल से जोड़ देंगे। अब पता नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि अंक शास्त्र के आधार पे ये बना दो, मोबाइल कौन सा लेना है, ये कौन सा लेना है, मोबाइल अंक कौन सा है। अब ये जो है ये कमाने का जरिया बन गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि व्यक्ति के विकास को उसके हथेली से हटा करके उसके मोबाइल पे लाके सीमित कर दिया गया। मोबाइल अब न्यूमरोलॉजी आ गया है, तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। अब ये बड़ा झोल, व्यक्ति को झोल पैदा कर देता है। मैं सीधी बात करता हूँ, इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा है। अंक शास्त्र के आधार पे 5 अंक अच्छा है। कोई भी काम करना हो 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को किया जा सकता है। शुभ वार इस कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का हो सकता है। शनिवार भी बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए इष्ट के रूप में मैं आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताऊं। इस कुंडली में इष्ट के रूप में आपको सामान्यतः जिसको ज्योतिष का ज भी नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है ज्योतिष में, जो सामान्य देखने वाला है वो कह देगा कि गणेश जी इस कुंडली के आचार्य हैं, है ना। गणपति की पूजा की जाए क्योंकि पंचम भाव में बुध की राशि बनी है। पर ये बहुत ही निहायत ही कमज़ोर तर्क है। शास्त्र कहता है इष्ट का ज्ञान 3 तरीके से होता है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पर इस कुंडली में इष्ट की बात अगर करें तो संपूर्णतया सब ग्रहों में सबसे ज़्यादा डिग्री के आधार पे जो ग्रह बैठा है वो बैठा है मंगल देव बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो उच्च की राशि मकर में बैठे हैं और उनके ठीक पीछे गुरु की राशि बनी है। इस वजह से इस कुंडली में यहाँ आपको अगर कोई कहे कि बुध देव इस कुंडली के इष्ट देव बनेंगे तो नहीं, इस कुंडली में ठाकुर जी की पूजा करनी है। ये पहले इष्ट कुंडली के आधार पे। दूसरा, इष्ट आपको पूर्व के आधार पे, जो आपके पूर्वजों ने जिनकी पूजा की है और लगातार आपके कुल परंपरा में जिनकी पूजा होती आई है वो आपके इष्ट हैं। और तीसरे इष्ट आपको स्वप्न में आपका जो है वो स्वतः ही ध्यान जिनके तरफ जाता हो, स्वतः ही जिनसे अपनी प्रीति लगती हो, वो भी आपके इष्ट होते हैं। तो इस तरीके से इस कुंडली में इष्ट की बात मैंने कही। ये इतनी सारी चीज़ें हैं और भी बातें। राहु की दशा अभी चल रही है, अगर हो सके तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश जी के मंत्रों का जप और गणेश चतुर्थी का व्रत इस कुंडली को बहुत लाभ दे सकता है। इस कुंडली में सुख धन वान योग बना हुआ है, धन की समस्या नहीं है। एक बार मैं आपकी कुंडली पे अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। स्वभाव को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, अभी बहुत सीखना बाकी है। जन्म कुंडली में धन बचाने पे फोकस ज़्यादा करिए, निर्णय बार बार बदलिए मत, मेंटेन करिए। और जन्म कुंडली में अभी पराक्रम भी बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। एजुकेशन इस कुंडली का अच्छा है, बुद्धि को शांत रख के चल अचल संपत्ति इस कुंडली में बहुत अच्छी है। बुद्धि को पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। नौकरी से ज़्यादा व्यापार और व्यापार से ज़्यादा नौकरी, दोनों लगभग ठीक ठाक है। प्राइवेट नौकरी इस कुंडली में नहीं है, या तो आप अपना व्यापार करिए या तो फिर आप नौकरी करिए सरकारी। इस कुंडली में रिसर्च करने की आवश्यकता है, अपने आप को और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है। साथ ही साथ इस कुंडली में बजरंगबली की पूजा, मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का 3 बार प्रत्येक दिन पाठ, ओम आदित्याय नमः का जप, ये सब नित्य प्रतिदिन होता रहे। साथ ही साथ ये कुंडली ग्रोथ करेगी, सामाजिक स्थितियां बहुत अच्छी हैं, राजनीति वगैरह भी ये कुंडली बहुत अच्छा कर सकती है। इसके साथ साथ पद पे जाना, प्रतिष्ठित होकर के धन कमाना और कभी भी गलत धंधे से धन ना कमाना। हालांकि इस कुंडली के दशम स्थान पे शनि और मंगल का संबंध जा रहा है, इस वजह से करियर को लेकर के बिल्कुल भी भ्रम ना रखिएगा। बहुत सारी स्थितियां करियर में दिखाई देंगी, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, पर कुछ नहीं। नौकरी में आप नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं किसी भी विभाग में, भूमि विभाग हो जाए, वन विभाग हो जाए, सैनिक सेवा हो जाए, आईटी हो जाए, केमिकल हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, कोल माइंस हो जाए, है ना, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो जाए, सिविल इंजीनियरिंग हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग का काम हो जाए, डेटा हैंडलिंग का काम हो जाए और कंस्ट्रक्शन आदि से जोड़ करके कोई भी काम किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस कुंडली में लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा और ये कुंडली किसी के पास हाथ पसारने नहीं जाएगी। भाग्य भाव बलवान है, धन भाव बलवान है, विदेशी संपर्क, विदेशी सेवा भी बहुत अच्छी है। ये बात मैंने इतनी बताई है। अब क्या बताऊं, नक्षत्रों के आधार पे अगर आपसे चर्चा कर दूं तो कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, उत्तराषाढ़ा, पुनर्वसु और आर्द्रा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, शनि के साथ बुध और शुक्र की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगल शनि
राहु मंगल, मंगल राहु, गुरु मंगल, गुरु शनि, बुध शुक्र, इनकी दशाओं में ध्यान देने की बात होगी। इसके साथ साथ ये कुंडली अभी ग्रोथ बहुत अच्छा करेगी 2032 से, आज से 8 साल बाद, जहां पे एक अच्छी खासी स्थिति जीवन में प्राप्त होने के आसार सकारात्मक बन रहे हैं। इस कुंडली को अनुभवी बनना है, आलस्य नहीं करना है, प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन करना है, सूर्य को अर्घ देना है, आदित्याय नमः का जप करना है, और बन पड़े तो जितनी जल्दी हो सके गुरु दीक्षा से युक्त अपने आप को कर लेना है। इसके लिए समय ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।